जय हिंद साथियों, कैसे हो? अरे तुम तो हमेशा ठीक ही रहोगे यार। हम जो अब आ गए हैं। आज देखो यार, तुम लोगों को हम शुरू करते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन से। तुम लोग हो सकता है कि सुने होगे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मतलब समझ रहे हो? जितना पढ़ोगे उतना आगे जाओगे। और ये कथन किसी ऐरे गहरे इंसान ने नहीं लिखा है। हम तुमको बता दें कि पहले तो ये बताओ, तुम में से कितने लोग जानते हो कि ये किसने लिखा है या किसने कहा है? यार एक ऐसे इंसान ने ना, एक कहा जाए कि एक ऐसा इंसान जो अपने मेहनत के दम पे, अपने पढ़ाई के दम पे अपने हाथ की लकीर को बदल दिया। जो तुम लोग डायलॉग में सुनते रहते हो, जिसने अपने हाथ की लकीर को बदल दिया अपनी मेहनत के दम पे ना, उस इंसान ने बोला है इस शब्द को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नाम तो सुने ही होंगे। तो चलो ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। कल हम तुम लोगों को यूक्लिड प्रमेयिका जो था वो सिखाए थे, और उसमें जो था HCF निकालने के लिए भी थोड़ा वो सिखाए थे हम। तो चलो उसमें के एक क्वेश्चन और हम लगाते हैं, और फिर तुमको हो सकता है कि बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यदि ना क्लियर हो फिर भी तो एक बार कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। हम है ना यार। देखो, सबसे पहले यूक्लिड प्रमेयिका का जो सूत्र हुआ करता था, या सूत्र कहना गलत होगा, ये कहो कि हाँ, जो प्रमेयिका जो कथन जो था वो हम बता दे रहे हैं। एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं। क्या था? A बराबर BQ प्लस R। ये था। इस पूरे यूक्लिड प्रमेयिका का जो भी मेथड होगा वो सब इसी से होंगे। लेकिन हाँ, इसमें एक कंडीशन क्या था, जो R होगा वो किसके बराबर होगा? या तो 0 के बराबर होगा और नहीं तो 0 से बड़ा होगा। और हमेशा याद रखना, हमेशा जो B होगा इससे छोटा होगा। यानी कि यह 0 और B के बीच में ही रहेगा। इसका मतलब भी हम तुमको समझा दे रहे हैं। कल हमने समझाया था, एक बार और आज समझा देंगे कि जैसे मान लो यदि B बराबर 3 है तो R की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, क्या क्या संभव वैल्यू है जो R की वैल्यू हो सकती है। ये देखो, ये R क्या है? 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। तो R बराबर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। क्या हम सही लिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पे एक और कंडीशन है। सिर्फ ये रहता तब तो बाबू कूदते रहते, भागते जाते। हाउ वाला हो जो प्राकृतिक संख्या तुम लोग को हम सिखाए थे कि हाँ, बढ़ते जाओ, जिंदगी भर बढ़ते जाओ, कोई अंत ही नहीं है। लेकिन यहां पे एक ठो लगा दिया है, क्या? ब्रेक। B से छोटा होगा। B कितना है? 3 है। B से छोटा क्या हो सकता है? 2 ही हो सकता है। 3 और 4 उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इनको हम क्या कर रहे हैं? बस। तो R की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा। ठीक है। अब इसके बेस जो था तुम्हारा HCF, जो अगला एग्जाम्पल हम लेंगे HCF का, वो तुम्हारे एग्जाम इससे क्या बोलते हैं, प्रश्नावली से ही लेंगे। प्रश्नावली का पहला का जो थर्ड है वो ले लेते हैं। पहला तो हम तुम लोग को बता दिए थे। इसमें है 867 और 225। 867 और 225। इसका हमें क्या निकालना था? HCF। ठीक है। अब देखो कैसे निकालते हैं। कल हमने बताया था, आज सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं ताकि तुम लोग को कहीं से भी भूल ना जाओ। देखो हमने क्या कहा था, जो बड़ा वाला होगा उसको A मान लो। 867 बराबर क्या? B किसको मानना था? जो छोटा वाला था। B की जगह पे छोटका वाला रख दो। क्या हो जाएगा? 225। अब एक बात बताओ, 225 जो है 225, इसको कितनी बार गुणा करें कि 867 से या तो छोटा हो नहीं तो बराबर हो? 3 बार में गुणा करना पड़ेगा।
तो क्यू के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। करके देखते हैं कितना आ रहा है, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूना 6, 675 आ गया। ठीक है, और 675 में क्या और जोड़े हैं ताकि ये इसके बराबर, देखो बराबर का चिन्ह जब भी लगता है तो कहने का मतलब ये है कि ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या और ऐड करोगे, हम तुमको बता रहे हैं कि कैसे इसको लिखा जाता है। कल जो था वो एक बार में ही आ गया था, आसानी से हो गया था, तो उन लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए आज हम विस्तार से समझा रहे हैं। देखो 675 हो गया, इसमें से 675 जो है घटा दो, कितना बच गया, 192, यानी कि इसमें 192 और ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 667 के बराबर। अब देखो ये हमेशा क्या था, शेषफल वाला हिस्सा था। हम तुमको क्या कहते, अगली बार में क्या करना है, तुमको b को बना देना है a और r को बना देना है b। मौसा निकालने के लिए यही करेंगे कि b को कन्वर्ट कर देना है किसमें, a में, और r को कन्वर्ट किसमें कर देना है, b में। ठीक है, यानी कि अब जो b है वो 9 का a है। ठीक है, b यहां पे ये है, ये वाला b है, तो इसको अब a की जगह पे लिखो 2 2 5 इज इक्वल टू, अब देखो जो r है उसको b की जगह पे लिखो, ये r है, r की जगह पे है ना, प्लस के बाद है तो r ही तो है, इसको उठा के कहां पे रखना है, इसको ये इसकी जगह पे रखना है 192। अब देखो 192 में कितनी बार गुणा करें कि इससे कम हो चाहे इसके बराबर हो, जैसे भाग देते हो तो देखो एक बार में जाएगा। ठीक है, एक बार में इसको कर लो। अब कितना इसमें और जोड़ोगे, घटा के देख लो यार, है हो गया 3, 9 और 3 12 और बस 33, तब प्लस हो गया क्या, 33। ठीक है, अब फिर वही काम, जो तुम्हारा b है उसको फिर से a में बना लो, 192 इज इक्वल टू 33, गुणे कितनी बार गुणा करोगे कि इसके बराबर हो जाए, तो 6 3 18, 180, और मेरे ख्याल से ये 6 बार में करके देखते हैं, 6 3 18 और 198 हो रहा है, 6 बार में नहीं जाएगा, 5 बार में जाएगा, तो गुणे 5 करो, कितने बार हो गया, 5 तिया 15 और 1 16, कितना हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 7 और ये हो गया 6 2 8 27 प्लस 27। ठीक है, अब अगली बार में फिर देखो इसको तब तक करोगे जब तक यहाँ पे 0 ना हो जाए, यानी कि शेष बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, कट जाए पूरी तरीके से। ठीक है, अब इसको क्या करो, 33 इक्वल टू क्या, 27, कितनी बार में, एक बार में, कितना बचेगा, कितना और प्लस करना पड़ेगा, तो ये 6 हो गया। ठीक है, फिर से यही चीज़ रिपीट करो, कितना हो गया, यहाँ पे 27 लिखोगे इक्वल टू क्या, 6 गुणे 6 चौका 24 अब प्लस 3। ठीक है, फिर वही काम रिपीट करो, अब इसको यहाँ पे ले जाओ, 6 इक्वल टू 3, इसको यहाँ पे ले जाने पे 3 गुणे 2 अब प्लस 3 दूना 6 बराबर हो गया, तो कितना जोड़ोगे, 0 जोड़ोगे। अब देखो इन दोनों का मौसा जो है तुम्हारे सामने है, मौसा क्या हो जाएगा, 3। ये जो तुम्हारा जो b जो बचेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मौसा प, यानी कि HCF। मेरे ख्याल से ये सवाल तुम लोग समझ गए होगे, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यदि तुम लोग को ये उतारना हो तो वहीं पे वीडियो पॉज कर लिया करो और उतार लिया करो। और एक चीज़ और, कई लोगों की यार देखो ऐसे शिकायत थी कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। यार 1 घंटे का वीडियो है और मेरे ख्याल से मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ जल्दी से जल्दी हो जाए, छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यार देखो 2 महीने में कंप्लीट करना है। तुम यदि कोचिंग में जाते हो तो 1 घंटा तो देखो आराम से लग जाता है, लेकिन 1 घंटे में क्या हो पाता है क्या, 1 घंटे तो तुम्हारे गुरुजी ले लेते हैं, आधा घंटा लगा के गए, आधा घंटा लगा के आए, 2 घंटे तुम्हारे नुकसान हुए। यहाँ पे 1 घंटा यदि तुम पढ़ लो कंटिन्यूसली अगर 2 महीने और तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो बताओ इससे बढ़िया क्या चाहिए भैया, घरे बैठे ले। लेकिन रजाई में मत पढ़ने लगना, हम जो कहे थे कापी एक जो है अलग से होनी चाहिए
और देखो जिस दिन तुम मैथ को खाली देख के पढ़ने लगे ना, समझ लेना कि पासिंग मार्क्स लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैथ हमेशा लिखने वाला सब्जेक्ट है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। चलो ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। तो ये टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है तुम्हारा, हम तुमसे बताए थे इसमें 2-3 टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें जो अगला है, इसमें देख सकते हो तुम प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। लेकिन इसके पहले तुम लोग देखो, उदाहरण में एक क्वेश्चन है, पहले इसको लगाओ तब हम उस पर चलेंगे, या इसको लगाने के बाद से तुम्हें वो खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे लगाना होता है, क्या करना होता है। उदाहरण दूसरा देखो कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो है वो 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। देखो जो मैं तुम लोगों को कल लगा होगा कि हाँ वो सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सारी चीजें मैं फालतू में बता रहा हूँ। आज यहाँ पे पूर्णांक संख्या आ रहा है। यदि पूर्णांक संख्या नहीं बताया गया होता तो क्या तुम्हें समझ में आ जाता कि पूर्णांक संख्या क्या होता है? हो सकता है कि जो लोग पढ़ने में तेज है भाई उनके लिए तो आ जाता, तो लेकिन जो लड़के नहीं समझदार हैं उनके लिए तो है पूर्णांक संख्या क्या होता है। कल हम जो बताए थे, -∞ से लेके +∞ तक, बीच में जीरो भी आएगा, यानी कि -5, -4, -3, माइनस में जो भी संख्या है, मतलब दशमलव में ना हो, बाकी कोई भी हो, ऋण हो चाहे प्लस हो चाहे जीरो हो, ठीक है। ये जीरो एक अलग प्राणी है भैया, ना इसको प्लस में कहते हैं ना माइनस में कहते हैं, ये एक अलग प्राणी है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो चलो, जो हमें जो दिखाना है कि कोई भी सम संख्या क्या होता है, 2m के रूप में होता है, और विषम संख्या 2m+1 के रूप में होगा। हमें यह दिखाना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, तुम्हें इसी चीज का यूज करना है और ये कंडीशन लगाना है। अब मान लो तुम b बराबर, माना b बराबर 2, बस इतना रख दो और देखो कैसे टन से प्रूफ हो जाएगा। देखो अगर तो हम b बराबर 2 रख रहे हैं, इसमें रखो तो क्या हो जाएगा, a बराबर b की जगह पे हमने क्या रख दिया, 2। अब q के जगह पे हम q ही रहने दे रहे हैं, चाहे q के जगह पे मान लो हम कुछ भी x रख ले रहे हैं, ठीक है। 2 के जगह पे क्या रख लिए, x रख लिए। चाहे देखो यम कह रहा है तो यम में रख लो भैया, ये भी खुश हो जाए। अब एक बात बताओ, r की जगह पे क्या क्या हो सकता है, r की जगह पे क्या क्या हो सकता है? 2 चीजें हो सकती हैं। देखो b बराबर 2 है तो r क्या होगा, 0 से शुरू होगा और 2 से कम तक होगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा, या तो 0 होगा और नहीं तो 1 होगा। 2 तो हो नहीं सकता है, और r पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो दशमलव में भी कुछ नहीं होगा, सिंपल सी चीज है। तो r की 2 ही वैल्यू हो सकती है, या तो 0 हो और नहीं तो 1 हो। समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पे इसको ना तुम एक काम करो, केस 1 मान लो, केस 1, ठीक है। और केस 1 में क्या है, व्हेन r बराबर 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, यदि r बराबर 0 रख रहे हो तो क्या हो जाएगा, a बराबर b के जगह पे हमने 2 रखा हुआ है, 2, यम q के जगह पे मान लो हम यम के रूप में प्रूव कर रहे हैं तो यम लिख लो। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यम रख रहे हो, x रख रहे हो, क्या रख रहे हो, बस ये है कि क्वेश्चन में यम के रूप में कह रहा है, यम के रूप में रख लो। भाई है तो अचर ही, अचर है ना, बिल्कुल नहीं, चर है, ठीक है। एक क्लास में लूंगा, तुमको ये बेसिक भी बताऊंगा कि अचर संख्याएं क्या होती हैं, चर संख्याएं क्या होती हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखो। अभी के लिए ये समझो कि m जो है चर संख्या, और चर संख्या जैसे माना, यार गणित में यही तो है, माना हई बराबर हई, माना हऊ बराबर हऊ, ठीक है। तो a बराबर क्या हो गया, 2m, और r के जगह पे क्या लिखे हैं, केस 1 हमने माना है r बराबर क्या, 0, तो प्लस में क्या रखोगे, 0। पहला केस ये हो गया। और दूसरा केस क्या हो सकता है, r बराबर हम 1 रख दें। भाई इसकी पॉसिबल वैल्यू यही तो 2, r की पॉसिबल वैल्यू यही तो 2 हो सकते हैं ना, और यही 2 केस बनेंगे।
तो अगर तो r बराबर 1 रखेंगे तब a बराबर क्या हो जाएगा 2m, और r की जगह पे 1 लिख लो बस। एक बात बताओ, तीसरा कोई कंडीशन होगा क्या? नहीं होगा। अब एक चीज और बताओ, ये जो संख्या है 2m, ठीक है, अब इसको +0 है तो इसको आगे क्या लिख सकते हो? a बराबर 2m लिख सकते हो। अब +0 लिखो ना लिखो ये तो भाई तुम्हारे ऊपर है, मन करे तो +0 लिखो, +000 जितना मर्जी उतना लिख लो, ठीक है, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब एक बात बताओ, जो 2m है ये क्या 2 से कटेगा? यहां पे 2m है, अगर तो हम इसे 2 से भाग दे रहे हैं तो देखो पूरा पूरा कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है? कट जा रहा है। और जो सम संख्या कल हम तुम लोग को बताए थे, सम संख्या क्या परिभाषा क्या था? जो भी संख्याएं 2 से कट जा रही हैं वो संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या होती हैं, ठीक है। ये 2 से पूरा पूरा कट गया, कोई शेष नहीं बचा। इसको 2 से जरा काटोगे 2m + 1/2, ये 2 से कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा। सिंपल सी चीज है यार। देखो 2 से हई तो कट जाएगा, हई कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ये तो 1 से खाली कटेगा। अगर तो यहीं 2m + 2 होता तो कट जाता, लेकिन यहाँ 2m + 2 तो है नहीं, क्या है? 2m + 1 है, यानी ये नहीं कटेगा, ये कट जा रहा है। k1 जो है तुम्हारा कट जा रहा है, तो k1 जो तुम्हारा है ये क्या हो गया? ये सम संख्या है। तुम्हें यही प्रूफ करना था ना। यहां पे लिख लेना कि चूंकि 2m 2 से विभाजित है, चूंकि 2m 2 से विभाज्य है, इसलिए a बराबर 2m सम संख्या है। और जो सम संख्या नहीं होता है वो कौन सा संख्या होता है? विषम संख्या होता है। सभी लोग जानते हैं, बच्चा भी जानता है, भाई दुइये वो ये है, या तो सम संख्या है नहीं तो विषम संख्या है। ये जो है ये सम संख्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। प्रूफ यहां पे भी लिख देना, चूंकि 2m सम संख्या है तो 2m + 1 ही बच रहा है, तो वो सम संख्या नहीं हो सकता है, अतः वह विषम संख्या है, ठीक है। ये तुम लोग समझ गए। इसी तरीके से जो इसका आगे जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, इसको खुद से लगाना और नहीं आएगा तो बताना। अब इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन है, इसको भी हम लगा देते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, चौथा क्वेश्चन है यह, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 का रूप होता है, ठीक है। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, मन करे तो देख लो, और अगर तो लिखना हो तो पॉज करके लिख लो, और लिख जरूर लेना। और देखो जब भी लिखा करो ना, कोशिश ये किया करो कि उसको तुम लोग अपने लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। जिस दिन तुम उसे अपने लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिए उस दिन समझ लो कि वो तुम्हें याद हो जाएगा, और उसके बाद से पेपर में तो उसे फाड़ के आओगे। देखो यही कह रहा है कि जो भी वर्ग होता है या तो 3m होगा, और या फिर कहाँ गया 3m + 1, ठीक है। यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग करते हो, मान लो यदि तुम x का वर्ग कर रहे हो तो या तो 3m टाइप का होगा, नहीं तो 3m + 1 टाइप का होगा। यदि तुम 5 का वर्ग कर रहे हो तो या तो 3m टाइप का होगा, नहीं तो 3m + 1 का होगा। किसी भी चीज का यदि वर्ग कर रहे हो तो वो इसी टाइप का होगा, और ये चीज अभी हम तुम लोग को प्रूफ करके दिखाते हैं, और उसके बाद से एग्जाम्पल भी देके हम दिखाएंगे, ठीक है। ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, इसको हम इधर किनारे लिख देते हैं, जगह कम है। 3m और या फिर 3m + 1 इसी रूप में हो सकता है, हमें ये चीज प्रूफ करना है। देखो मान लेते हैं b बराबर क्या है? 3 है, ठीक है। माना b बराबर 3। देखो यही सबसे एक ट्रिक है, क्या मानना है ये बस जान लो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अब b बराबर 3 मान लिए तो r बराबर क्या क्या हो सकता है? देखो b बराबर 3 है तो r बराबर क्या हो सकता है? या तो 0 होगा, 0 से ही शुरू करेंगे हमेशा, 0 होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है,
3 हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि 3 से भाई छोटा है, b से छोटा है, तो 3 नहीं होगा। तो r की वैल्यू या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा। अब तुम बनाओगे क्या? केस, कचहरी वाला केस नहीं, हाई वाला केस, मैथ वाला। देखो केस 1, व्हेन या जहां r बराबर क्या है? 0, गोला, ठीक है। r बराबर 0 रखो, कहाँ रखोगे? हे सूत्रवा में बस। तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3, b के जगह हमने 3 मान लिया है, और q को मान लो हम x मान ले रहे हैं तब तक, ठीक है। 3x अब प्लस r बराबर हमने क्या माना है? 0। अब एक काम करो, इन दोनों का वर्ग कर दो। जब भी वर्ग करेंगे तो ये मत सोचना कि एक साइड का वर्ग होगा, पूरे समीकरण का वर्ग होता है, ठीक है। और इसको ऐसे कर लिया करो, समीकरण 1 का नाम दिया करो और भाषा में ऐसे लिखा करो, समीकरण 1 का वर्ग करने पर। समीकरण 1 का वर्ग करोगे मतलब इसका भी वर्ग होगा, इधर भी जितना होगा वर्ग होगा, इधर भी जितना होगा उसका वर्ग होगा। तो a का वर्ग बराबर a स्क्वायर, और 3x का है तो इसका क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे लिख देते हैं 3x का होल स्क्वायर, और 0 को तो यहीं पे हम खत्म कर देना है। भैया देखो 0 तभी तक है जब तक इसकी वैल्यू, तभी ये कुछ करामात करता है जब गुणा उड़ा के साथ में। जब केवल 0 किसी के साथ जुड़ा हो, चाहे केवल 0 किसी के साथ घटाया जाए, तो बेचारा बेचारा ही रह जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। बहुत दुख होता है, लेकिन अब क्या किया जाए 0 के लिए। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो? a स्क्वायर बराबर, अब देखो पूरे का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर का मतलब तुम्हें पता होगा कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 त्रिक 9। और चाहे एक काम करो, एक स्टेप और क्या बढ़ाया जाए, 3 गुणे 3 लिख दो, और x का स्क्वायर है ये है गुणा में, ठीक है। अब इतने को हम क्या मान लेते हैं? माना 3x स्क्वायर बराबर क्या? यम। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणे यम। इसको तुम दे दो समीकरण 2। देखो इसको 3 गुणे यम लिखो, अच्छा है, खाली 3 यम लिखो, मतलब तो सेम है। यही ना कहा था कि प्रूफ कीजिए कि किसी का भी वर्ग 3m के बराबर होता है। a का स्क्वायर कितना हो गया? 3m आ गया। अब देखो हम इसको भी प्रूफ करेंगे ऐसे ही, बस उसमें क्या करना पड़ेगा? r इक्वल टू ले लो, जहां यहां 0 लिया। अब देखो यार r की 3 वैल्यू आ रही है तो हमको लेना तो तीनों ही पड़ेगा, ठीक है। और देखो तुम सोच रहे होगे कि सर जी हम 0 लिए थे तो हाई वाला आ गया, अभी हो सकता है 1 ले लेंगे तो हाई वाला ले आ जाएगा, और जब 2 लेंगे तब क्या आएगा? तो देखते जाओ क्या आएगा, तुम्हारे सामने आएगा। अब इसको इतना देख लिए तो चलो इधर हम कर लेते हैं, ठीक है। माना ये सब कुछ तो था ही, केस हमें दूसरा लगाना था, केस 2 क्या? r बराबर 1, ठीक है, r बराबर 1। बाकी सारा चीज सेम करेंगे। यहां पे क्या हो जाएगा? a बराबर क्या हो जाएगा? 3x प्लस 0 के जगह पे 1, क्योंकि r के जगह पे हमने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। अब इसमें देखो क्या करेंगे, यहां पे क्या किए थे? समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पे 1 2 हो गया, तो इसको समीकरण 3 नाम दे दो। अब लिख दो क्या? समीकरण 3 का वर्ग करने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 का वर्ग करोगे, दोनों तरफ करोगे, यानी कि a स्क्वायर बराबर क्या? 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां भी देखो जब हम वर्ग किए थे यहां पे तो पूरे का ही वर्ग किए थे, लेकिन 0 का कोई मतलब नहीं था, तुम 0 यही खत्म कर दिए थे, केवल 3x का स्क्वायर कर दिए थे। लेकिन यहां पे तो 1 है, तो 1 का तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? a स्क्वायर बराबर, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर। अब ई मत कहना कि ये नहीं आता है सर जी, नहीं तो समझ लो मोबाइल में घुसेंगे, तुम्हारे वहां निकलेंगे और तुम्हारा समझ लो झोटा नोच लेंगे, ठीक है। तो इतना तो आना ही चाहिए।
अब देखो इसका क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, हम इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 2, हाई प्लस 1 है, ये तो है ही है क्योंकि इसमें से तो हमने कॉमन लिया नहीं था। अब इतने को तुम क्या मान लो, यम मान लो। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3, इतने की जगह पे हम क्या लिख देंगे यम, हाई 1 है प्लस 1। समीकरण 4। देखो यही लाना था ना, 3m प्लस 1 आ गया आसानी से। इस चीज को एकदम नोट कर लेना यार, क्योंकि इस जो पहला चैप्टर है उसमें से 5 नंबर है और इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और तुम ये सोचो कि यदि इसको हल्के में ले लो तो भाई 70 में 70 का तो सपना नहीं पूरा होगा, 69 आ जाएगा, 68 आ जाएगा, लेकिन 70 में 70 नहीं आ जाएगा। तो 70 में 70 लाने के लिए ना, यदि तुम्हें चाहिए कि हाँ तुम्हें पूरा लाना है तो तुम्हें पूरा मेहनत भी करना पड़ेगा। और ये सोचो कि नहीं हम इसको छोड़ के इग्नोर कर दें, तो भैया 70 में 70 का तो सपना छोड़ दो। और पेपर में एक एक नंबर का कितना महत्व होता है वो तो जब पेपर देकर आओगे और जब तुम्हारा रिजल्ट बनेगा और सोचोगे कि यार 1 नंबर और हुआ होता ना तो हम फर्स्ट डिवीजन आ गए होते हैं। उन लड़कों से पूछो, खैर अब तो सबका फर्स्ट डिवीजन आ जाता है, लेकिन उस जमाने के लड़कों से पूछो कि जिनका क्या बोलते हैं कि 600 में से 360 नंबर पासिंग वो होता था, फर्स्ट डिवीजन के लिए होता था, और 359 नंबर आ जाता था और फर्स्ट डिवीजन से रह जाते थे। उन लड़कों से 1 नंबर का दर्द पूछो। जो लड़के कंपटीशन में तैयारी करते हैं उनका आधा नंबर से बस कंपटीशन रुक जाता है यार। आधा नंबर में ना हजारों लड़के हैं जिनकी जिंदगी बदल सकती थी अगर तो आधा नंबर और मिल जाता और उनका पेपर क्लियर हो जाता, लेकिन नहीं मिलता है और उसके वजह से वो छट जाते हैं और कितना पछतावा होता है। जिंदगी भर कहते फिरते हैं, तुम्हारे वहाँ भी लोग सुनते होंगे, लोग कहते हैं कि अरे बहुत हम पढ़ने में तेज थे, बस आधा नंबर से छट गए। क्यों छट गए? क्योंकि यही इस चीज़ों को छोड़ देते होंगे, समझते होंगे अरे ये तो आसान है, इसको कौन पूछे। तो देखो यही जो आसान क्वेश्चन होते हैं ना, असल में यही क्वेश्चन जो है वो तुम्हें टॉपर बनाते हैं। एक टॉपर और एक गधे लड़के में यही फर्क होता है ना कि वो इन चैप्टर को भी नहीं छोड़ता है, और जो गधा लड़के होते हैं सब जो पीछे पीछे होते होंगे, ठीक है, अब ये मत कहना कि हम तुमको कह रहे हैं, वो लड़के क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन जो बहुत फेमस होते हैं ना उसी में पूरा टाइम खराब कर देते हैं। हर जो आसान क्वेश्चन है, आसान चैप्टर है, इसको पढ़ो यार, इसको एकदम आराम से जाओ, नंबर ले जाओ। इसमें तो कुछ और करना नहीं है, 2-3 टाइप के क्वेश्चन। अब इसमें से क्या पूछेगा वो? ये पूछेगा, आ गया तुम्हारा। खैर छोड़ो, हम तीसरे केस पे चलते हैं और इसको हम मिटाते हैं। अब देखो तीसरे केस में हम क्या करेंगे, यहां r बराबर हमने 0 रख के देख लिया, 1 रख के देख लिया। अब तीसरा केस क्या बचता है, केस 3 r बराबर 2। अब देखो ये तुम्हारे लिए समस्या, कहोगे कि अरे सर जी 0 रखे थे तो हई आ गया, 1 रखे थे तो हऊ आ गया, 2 रखेंगे तो क्या होगा। तो देखो क्या आएगा, देखो वही काम फिर से करेंगे यार। a बराबर क्या हो जाएगा 3x अब प्लस 2, r बराबर हमने 2 रखा है, फिर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर कर दो, पूरे का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, है जब पूरे का स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर करोगे तो देखो 9x स्क्वायर अब प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12x अब प्लस 2 दूनी 4, यही आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करो, 4 को क्या करो तुम थोड़ा सा ना तोड़ दो। ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 अब प्लस 1, आराम से लिख सकते हैं कि नहीं। कोई मान में कमी आई, परिवर्तन आया, नहीं हुआ। ठीक है, अब इतने में से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले सकते हो, ले लो। क्या बच गया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, हाई प्लस को हमने कॉमन लिया नहीं है प्लस 1 को, तो इसको प्लस 1 को बेचारे को ऐसे रहने दो, ये बेचारा हर बार छूट जा रहा है। अब देखो इतने को तुम क्या मान लो, यम मान लो। क्या हो गया 3, इतने जगह पे हम क्या लेंगे, गुणे में 7 है तो गुणे में यम, आई प्लस 1 है तो प्लस 1। ये क्या था a स्क्वायर बराबर
देखोगे बेचारा फिर से ये आ गया है, ये वाला। समझ में आया? तो ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन जो था तुम्हारा, इसमें ये प्रूफ करना था कि किसी का स्क्वायर जो है वो 3m और 3m+1 के रूप में आएगा। अब इसका जो लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्यूब करने वाला जो है, चेक करना है कि क्यूब उसका होगा कि क्या बोलते हैं, क्यूब जो है 3m+1 या 9 क्या बोलते हैं 9m+1 और 9m+8 के रूप में आएगा। अब इसको तुम लोग खुद लगाना और नहीं आएगा तब बताना, ठीक है। अब देखो अगला जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका। अब इस टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन पहले इसी चैप्टर में देखो, एक इसी एक्सरसाइज में देख लो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ये कह रहा है कि कुछ कोई परेड में कुछ सदस्य हैं और उनको इतने इतने सदस्य हैं, उनको बराबर बराबर टुकड़ी में करना है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल देना, बस एचसीएफ निकाल दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि अब देखो उसमें क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम उसको थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर उसके बाद से तुम्हें ऐसे ही समझ में आ जाएगा। उसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाते हैं और जो एक्सरसाइज है इसको तुम खुद ही सॉल्व करना, ठीक है। और जो एचसीएफ निकालना है मौसा, वो इसी विधि से निकालना है, ठीक है। और पेपर में देखो अगर तो कहे कि इसी विधि से निकालना है तभी इसी विधि से निकालना है, और ना कहे और कम नंबर का हो, 1-2 नंबर का हो, तो कैसे भी करके निकाल देना, वो तुम्हारे ऊपर है। जैसे देखो कह रहा है, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एक क्वेश्चन हो ऐसे कि मान लो 2 टोकरी हैं, ठीक है। एक टोकरी ये है, इसमें क्या रखे हैं, लड्डू रखे हुए हैं। कितने लड्डू हैं, मान लो इसमें 18 हैं लड्डू, ठीक है। अब एक और टोकरी है, उसमें क्या है, इसमें कौन मिठाई रखा है, अरे लाल मोहन रखा है, ठीक है। और कितना लाल मोहन है, 30 गो है, ठीक है। अब ये कहना है जैसे मान लो लड्डू है, लाल मोहन है, तो शादी ब्याह में जाते हो, तुम लोग को मिठाई का प्लेट मिलता है, तो ये दिखाना है कि कितने प्लेट लगाए जाएं कि एक भी बचे ना और सब में क्या हो, बराबर बराबर आ जाए, ठीक है। तो क्या करोगे, कहने का मतलब है जो रेशियो है, अभी नहीं कि केहू में है क्या बोलते हैं कि 18 गो टोटल लड्डू है, अब किसी में 2 गो लड्डू चला जाए, किसी में 4 गो लड्डू जाए, है क्या बोलते हैं गुलाब जामुन है, किसी में 3 गो जाए, किसी में 5 गो जाए, तो पता चला बगलिए वाले को दौड़ा के लगा पीटने, अच्छा घर वाले को जो घराती होगा उसी को लगेगा मारने, कहेगा कि नहीं भैया। और नहीं पता चला फूफा जी आ गए, फूफा जी और क्या बोलते हैं कि जीजा जी। यार यही 2 ऐसे प्राणी होते हैं, किसी भी शादी में देखो कहीं भी जाओ, फूफा जी, जीजा जी या मामा जी, जब भी लड़ाई होगा ना कहीं यही लोग टपक के आएंगे देखना, और यही कहेंगे कि यार हमारा इज्जत ये नहीं किया गया है। अब इनको पता नहीं कौन से इज्जत की जरूरत होती है जो सबको नहीं मिलता है, अब ये तो भगवान जाने। तो देखो हमको नहीं पता है कि भाई, अब पता चला गांव में अब तुम्हारे जैसा कोई लड़का नहीं हुआ, अब मान लो मुझसे ना पढ़ा हो, तो यही कहेगा कि यार कैसे करें हम इसको, हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। तो इसके लिए तुम लोग जब भी ऐसे है तो सिंपल सा क्या करना है, यदि तुम लोग हो गए ना वहाँ मिठाई का डिब्बा पैक करने में, तो तुम लोग समझदारी दिखाना और इन दोनों का क्या करना, मौसा निकाल लेना, ठीक है। तो मौसा निकालोगे तो कैसे निकालोगे, यही विधि से हम निकाल के दिखाते हैं। बड़का संख्या को ये मान लो, अब तो तुम लोग जान गए हो, छोटका संख्या को b मान लो, और गुणे एक बार में जाएगा, और प्लस कितना करेंगे, 12 करेंगे, r के जगह पे 12 हो गया। अब अगली बार में क्या करेंगे, इसको इसके जगह पे, इसको इसके जगह पे, है हो गया 18 बराबर क्या 12 गुणे 1 + 6। अब फिर क्या करेंगे, इसको इधर कर लो 12, इसको इधर कर लो 6, और गुणे 2 बराबर क्या +0, ठीक है। कितना हो गया, क्योंकि 6 दूना 12 यहीं पे हो गया, प्लस करने की कुछ जरूरत नहीं है। मौसा पर क्या हो गया, 6 हो गया, समझ गए। तो ये है तुम्हारा। अब चलो अब चलते हैं तुम्हारा अगला जो वो टॉपिक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका। इसमें देखो कुछ नहीं, अब इसको हम पूरा इस सूत्र को जो है मिटा देते हैं। इसमें यह कह रहा है कि कोई भी एक संख्या है, ठीक है, मान लो कोई एक संख्या है 20, इसको हम क्या कर सकते हैं ना, इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कोई जरूरी नहीं है, जैसे तुमको हम बताया था ना कि जो भाज्य संख्या होता है
वो 2 से ज़्यादा एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या से करता है। जो अभाज्य होता है वो केवल एक और स्वयं से करता है। तो भाई 2 ठो कम से कम गुणनखंड हो गया ना उसके। अब 20 देखो किससे किससे कट सकता है, 1 से तो कट ही सकता है, बिल्कुल कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6, 7, 8 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा और 20 से कटेगा। इतनी चीजों से ये कट सकता है। ठीक है, इतना तुम बात समझ गए। अब देखो इसमें तुम्हारा जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो एक ही चीज पूछेगा, या तो एचसीएफ निकालिए, नहीं तो एलसीएम निकालिए, और नहीं तो गुणनखंड कीजिए। और वो तुम्हारा 1 या 1.5 नंबर का क्वेश्चन होगा, इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि इतने कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। अब इसमें कहेगा कि जैसे मान लो हम तुम्हें एक्सरसाइज से ही बता रहे हैं, ये फैक्टर करना तुम्हें पता चल गया, फैक्टर करते कैसे ये भी चलो तुमको हम बता दे रहे हैं। हाई वाला पे दिया तो तुम लोग देखबे किए हो, 20 इसको ऐसे कर देते थे, पहले 2 से काटते थे, कितनी बार में गया 10, फिर 2 से काटो 5, 2 से काटो नहीं कटेगा, किससे कटेगा 5 से कटेगा एक बार में, बस ये हो गया। यही इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अब तुम कहोगे कि सर जी हैजा तो 3 को है, आप तो हइयो लिखवा दिए हैं, हइयो लिखवा दिए हैं, हइयो लिखवा दिए हैं, ये कैसे फैक्टर हुए हैं। देखो अगर तो ये 2 से कट रहा है तो ये 2 गुणे 2 से भी कटेगा, 2 गुणे 5 से भी कटेगा, पूरे से भी कटेगा ये। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब देखो ऐसे ही जब भी तुमको कहेगा एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए, तुम ऐसे ही अलग अलग निकालना और उसमें से देखना एलसीएम का है तो उसका एक मेथड होगा, एचसीएफ का है तो उसका एक मेथड होगा। बताते हैं कैसे होगा। अब इसमें यार देखो एक काम करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन उठा लेते हैं और उसे ही सॉल्व करते हैं। देखो इसमें पहला कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हम नहीं बताएंगे, पूछो क्यों? क्योंकि इसमें वही है समय की बर्बादी। जैसे हई था 20 को हमने निकाला है, वही काम इसमें करना है। दूसरा देखो इसमें यह कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल गुणे बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, अब इसमें हम कोई कौन सा एग्जाम्पल पहले लेते हैं। 26 है और 91 है, 26 है और 91 है। अब 26 का पहले गुणनखंड करो, कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा 13, फिर 13 से कटेगा एक बार में। ठीक है, 91 का करो, किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि ये लास्ट में 1 है जो विषम है। 13 से कटेगा, 13 सत्ते 91, फिर 7 से कटेगा एक बार में। तो देखो 26 बराबर क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 13, और 91 बराबर क्या लिख सकते हो, 7 गुणे 13। ठीक है, अब यदि कहेगा एलसीएम निकालने के लिए तो पहले इसमें देखेंगे कॉमन कौन कौन है। कॉमन इसमें केवल क्या है, 13 है। अब कहे एलसीएम निकालने के लिए तो इसका एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, जितनी संख्याएं हैं उसको यहां पे लिख लो, लेकिन जो कॉमन हो उसको एक ही बार लिखना। ठीक है, 2 है 2 गुणे, 7 है 7 गुणे 13, और 13 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो 2 बार नहीं लिखेंगे, उसको एक के बार लिखेंगे। ये हो गया तुम्हारा 13। यही क्या हो गया, इसका एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 182। यानी कि 26 और 91 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 182। और यदि कहे एचसीएफ तो इसमें जो केवल कॉमन होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसमें तो चलो एक ही कॉमन था तो आराम से एलसीएम निकाल लिए, आराम से एचसीएफ निकाल दिए। ठीक है, अब इसमें जो तुम्हारा कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि इतना गुणे इतना बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, करके देख लो यार। 96 गुणे 91 अब बराबर एलसीएम कितना था तुम्हारा, एलसीएम था 182, एचसीएफ कितना था, गुणे 13।
अब गुणा करके देखो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम आराम से आएगा, करके देखना, ये तुम्हारे लिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। बस इसमें यही है, एलसीएम है और एचसीएफ है। इसमें एक और हम बता दे रहे हैं, इसमें तीसरा देखो, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसमें 3-3 दिया हुआ है। जैसे तीसरे का एक देखो, संख्या क्या दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है और 21 दिया है। इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। सेम प्रोसेस, उसमें 2 थे, इसमें 3 है, 3 नहीं 20 को आ जाए, तुम्हें प्रोसेस वही करना है, ठीक है। देखो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, निकाल लो भैया से, 2 से करो तो कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से 3, 3 से 1, 15 का निकालो क्या हो जाएगा, 2 से तो कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पर से 15, 5 से 1, 21 का निकालो क्या आ जाएगा, 3 सते 21, 7 से 1, बस। यानी 12 बराबर क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 बराबर क्या आ गया, 3 गुणे 5, 21 बराबर क्या हो गया, 3 गुणे 7। अब देखो इनका एलसीएम निकालना हो तो पहले देखो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में देखो 3 कॉमन है, दिख रहा है, तीनों में 3 कॉमन है। पहले जब भी एलसीएम या एचसीएफ निकाल लो पहले कॉमन निकाल लिया करो, तीनों में क्या है, 3 कॉमन है। अब देखो यदि एलसीएम निकालना हो तो पहले जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ दो, पहले जो खाली है जिनका कोई जोड़ा ओड़ा नहीं है उनको पहले लिख लो। क्या नहीं है, 2 गुणे 2 गुणे इसमें से 5 गुणे इसमें से 7, और जो कॉमन होते हैं उनको कई बार नहीं लिखते, उनको क्या एक के बार लिखते हैं। बस यही तुम्हारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। कितना हो जाएगा, 5 10 दूनी 20 और 7 तरीके 21 दूनी 420। बस ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। अब देखो इसका एचसीएफ का है, तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जितना भी कॉमन हो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे मान लो कोई और संख्या होता, ठीक है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे गुणे 5 होता, गुणे 7 होता, ठीक है, और यहाँ पे गुणे मान लो 8 होता, 8 तो नहीं होगा, मान लो यहाँ पे होता, क्योंकि ज़्यादातर इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड में, देखो ये भी याद रखना, इसको जब भी हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में करेंगे। अब हम 4 से नहीं किए, क्यों, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, इसलिए हम 2 गुणे 2 किए हैं, समझ रहे हो। अब इसमें मान लो हम एक यहाँ पे कोई मान लो x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, ठीक है, इन संख्या का मान लो कोई ऐसा गुणनखंड होता कि यहाँ पे इतना 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 होता, इतना गुणे क्या बोलते 11 गुणे 13 होता, और ये मान लो ये इतना ही रहने दो होता, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होता, देखो अगर तो ऐसे होगा तो इसका एलसीएम क्या होगा, क्या क्या कॉमन है, एक तो 3 कॉमन हो गया, फिर देखो सगरी में क्या है, इन दोनों में क्या है, 5 कॉमन है, ठीक है, और इसमें 7 कॉमन है, ठीक है, इन तीनों में 5 कॉमन नहीं है, तीनों में 7 कॉमन नहीं है। तो एलसीएम क्या होगा, पहले जो कोई कॉमन नहीं है उसको पहले लिख लो, 2 गुणे 2, बाकी है दोनों तो कॉमन में आ जाएंगे, गुणे 11 गुणे 13 गुणे, बस। अब कॉमन क्या क्या है, 3 कॉमन है, 3, इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 गुणे 5, इन दोनों में 7 कॉमन है, गुणे 7। इसको ठीक से कर दे रहे हैं, यही क्या हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम। यानी कि कोई जरूरी नहीं है तीनों में कॉमन हो तब भी उसको करोगे, यदि 2 में कॉमन है तब भी उसको एक ही बार में लिखोगे, ठीक है। और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ देखो क्या होगा, एचसीएफ के लिए कंडीशन ये है कि जरूरी है कि वो तीनों में कॉमन हो। यहां पे तीनों में क्या कॉमन है, केवल 3 ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस यही है तुम्हारा आधारभूत प्रमेय।
तो चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं पे हम बंद करते हैं। अब आपका 2 एक्सरसाइज बच गया है, वो कल आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें एक तो बहुत ही छोटा सा है और दूसरा जो है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और आज एक आदत आप लोग बिल्कुल अभी से डाल लीजिए कि जो एक्सरसाइज आज पढ़ाया जा रहा है उसको आप आज ही के आज ही एकदम सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उसको तुम लोग कर लेना, बिल्कुल छोड़ में मत करो। और यार सवाल ये तो है, और एक बार देखो यार लगाना तुम शुरू कर दिए ना, और देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब मजा आने लगता है ना, सवाल आने लगता है और मजा आने लगता है, तो समझ लो छोड़ने का मन नहीं करता है। तो उसमें एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है तुम्हारे उसको सॉल्व करो, ठीक है। और आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। तो आज भी थोड़ी सी बड़ी हुई है क्लास, लेकिन यार अब इतना तो कम से कम करो। 1 घंटा यार अगर तो तुम क्लास नहीं कर सकते ना, तो अब उसके आगे क्या ही कहें। ठीक है, चलते हैं फिर।